Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Ahmad Mujawali and I am the level 1 batch 3 student at Rehan School Online Academy. जैसा कि आप जानते हैं हम अपने इंटरव्यू सेशन में रोज एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मिस सबा एआई वाली। सो चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करते हैं इनके बारे में ताकि हम इनके बारे में जान सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मिस सबा आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। Assalamu alaikum everyone. My name is Sabah Yaivali and I am a student at Rehan Teacher Training Institute level 1, and along by side I have done my BSc in engineering and 5 year teaching experience in the educated school, and also a housemaker. So I have 2 daughters and this is my short and ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था। वो जिस तरह मैं ऑनलाइन चीजें देखती रहती थी, कंप्यूटर की चीजें सीखने का मुझे काफी हद तक शौक था, और आजकल एआई भी बहुत ज्यादा जो है इन हुआ है, तो मुझे था कि भाई जब भी कोई नई चीज आती है तो मेरा दिल करता है उसे सीखने का। तो मैं ऑनलाइन काफी कोर्सेज देखती रहती थी, लेकिन एज सच मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिस जहाँ जाके मैं सीखूं। वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी हुई थी कि इन चीज को हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था। तो फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक है कि ये लोग सिखाते हैं। फिर मैंने इनसे जो है ना रमजान के बाद जैसे जो है राब्ता किया, तो उन लोगों ने पता चला कि ये लोग जो है अडल्ट की भी क्लासेस होती हैं और बच्चों की क्लासेस अलग होती हैं, और ऑनलाइन भी क्लासेस में ये भी है कि आपको टाइम विजिबिलिटी भी देते हैं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इस तरह है, और फिर मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गई। और अब तो मेरा लेवल 1 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं डन हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब मैं सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करूंगी इंशाल्लाह। तो जो है मुझे बहुत अच्छा भी लगा यहाँ आके, यहाँ से सब कुछ सीख के, और मुझे बहुत ये प्लेटफॉर्म पसंद आया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग में कितने मंथ्स हो चुके हैं? 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं मतलब। ओके, इन 2 मंथ्स में आपका रेहान स्कूल के साथ एक्सपीरियंस कैसा गया? लाइक कैसा आपने सोचा था और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा रेहान स्कूल में आके? जी हाँ, सोचा तो नहीं था मैंने ऐसे कि भाई इस तरीके के, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आगे जाके हार्ड भी लगा, क्योंकि टास्क बहुत ज्यादा थे हमारे हिसाब से। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि मैं होम मेकर हूँ, तो मुझे घर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे हैं, काफी बिजी शेड्यूल्स भी हमारे होते हैं, लेकिन उसमें मुझे ऐसा था कि जैसे हम लोगों को सिर्फ चीजें सीखेंगे हम, जैसे कि किसी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हम या किसी कंप्यूटर लैब्स वगैरह में जाकर सीखते हैं, तो वहां सिर्फ हमें टूल सिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रिहान प्लेटफॉर्म पे हमें प्रैक्टिकली बहुत कुछ करके दिखाना होता है, मतलब खुद को प्रूव करने वाली बात थी कि आपने ये टूल सीखा है तो आपने इससे कितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कितने टास्क डन करने हैं, किस तरीके से आपने जो है ना अपने सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में करके कन्वर्ट करना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे ये हुआ कि हम सिर्फ टूल से अवेयर नहीं हुए, बल्कि हमें बहुत प्रैक्टिकली वो टूल्स ऑलमोस्ट याद हो गए हैं। ये जिस तरह हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ना भूले, तो उसकी कंटिन्यूटी देते हैं ना। मैथ्स की बेसिक सिखाने के बाद वही मैथ्स का बेसिक हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल चलता है। तो मुझे ख्याल से कि इन लोगों ने बहुत अच्छा जो है ना हमें परफॉर्मेंस में और इन चीज़ों में जो है ना किया, कि हमने प्रैक्टिकली जितने भी टूल्स जो है हमने सीखे थे, हमने प्रैक्टिकली उनका बहुत किया, परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो कोई एआई सेशन है, कोई सॉन्ग क्रिएशन है, एडिट क्रिएशन है, या पोस्ट स्टोरी पोस्ट के हवाले से है। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओके, ऑलराइट। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आप दी एजुकेटेड स्कूल्स में आपने क्या नाम है टीचिंग की थी, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ जो स्टूडेंट्स थे
या लाइक उनकी जो स्टडी थी और इस स्टडी में क्या फ़र्क आपको नज़र आया, और वहाँ का जो स्टूडेंट्स थे वो लाइक कैसे लगे, या उनका जो एनवायरनमेंट वगैरह था वो कैसा लगा आपको? जी हाँ, वो भी मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले तक तो मेरी स्टडीज चल रही थी, और फिर मेरी जिस तरह की शादी हो गई, तो शादी के ऑलमोस्ट 2 से 3 इयर्स के बाद मैंने ये स्टार्ट की टीचिंग। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ का भी, और मेरा टाइम पीरियड वहाँ भी बहुत अच्छा गुजरा। तो वहाँ के बच्चों के साथ भी अच्छा था। जिस तरह यहाँ भी हर चीज को बहुत पॉइंट और नोटेड किया जाता है, वहाँ भी इसी तरह था कि टीचर की हर एक्टिविटी को बहुत नोट किया जाता था। बाकायदा हमारी वर्कशॉप्स होती थी, मैंने बहुत सर्टिफिकेट्स लिए वर्कशॉप्स में भी। तो जो है वो हमें सिखाते थे कि किस तरीके से हमने क्लास में बच्चों को पढ़ना है। हमें फिजिकल जो है ना पनिशमेंट देना अलाउ नहीं था क्लास में। हम कुछ इस तरह का जिस तरह हार्श हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे हम बैड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते थे, ताकि बच्चे हमें उसे पॉइंट आउट ना करें। तो बहुत सारी चीजें थी कि जो हमने ऑलमोस्ट वहां जाके सीखी थी। और इस तरह होना चाहिए जैसे कि हम ट्रेडिशनल स्कूल्स देखते हैं, डोर टू डोर आजकल स्कूल्स खुले हुए हैं। आप देखें, मतलब बहुत छोटी सी कॉलोनी होगी, वहां पे भी आपको अच्छे खासे 5-7 स्कूल आराम से मिल जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जिस तरह दी एजुकेटर एक नाम है स्कूल का, तो वहाँ पे ये होता है कि ये काफी चीजों की सख्ती होती है, आपकी टाइमिंग्स की, आपकी जो है लैंग्वेज की, कि आपने किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, तो वो सारी चीजों की आपको बकायदा वर्कशॉप्स दी जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था, वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे, और वो टाइम भी मेरा बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये होगा कि रेहान को ज्वाइन करने के बाद आपकी सोच में क्या चेंजेस हैं? जी हाँ, रेहान स्कूल के बाद मेरे ऐसा लगता था वाकई मैं दोबारा एजुकेटिंग में ही चली गई। वहां भी हमसे इतना ही टफ टाइम देते थे वो। टीचर्स के लिए हमारे लिए तो बहुत ज्यादा होता था। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, ये वो हमें काफी टाइम देना पड़ता था। लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और साथ ही जाते आते थे, इसीलिए मैनेज हो जाता। यहाँ पे भी मुझे काफी टफ टाइम दिया काफी मुझे लगा कि बहुत जो है ना हमसे मेहनत ली गई। लेकिन कहते हैं ना, हार्डशिप से आपको जो है आगे सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो डिफरेंस ऐसा चाहिए था कि वहाँ हमें अप्लाई करके सारी चीजें जो है ना ऐसे बच्चों को सिखानी थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ हम खुद सीख रहे थे। यहाँ हम एज अ स्टूडेंट थे, वहाँ हम एज अ टीचर थे, तो बस ये डिफरेंस था। तो मतलब बहुत अच्छा था, दोनों जगह अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एआई के बारे में लोगों का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? हाँ, एआई के बारे में है लोगों का। लोग ये समझते हैं इसके बाद हमारी औलाद बिगड़ जाएगी। एआई जो है शायद ये जो है किसी लोग अब इसको एक बीमारी का नाम ही समझ लें, कि ये जो है ना आपके लिए एक बीमारी बना दी गई है, कि भाई आप ये जो है बाहर से आई हुई है, और ये ज्यादातर जो है मुस्लिम्स नहीं करते, नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाए हुए हैं कि ये अगर मुस्लिम्स नहीं करेंगे ये तो एक गलत चीज है जिसे सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, और वो हमें खुद ही सोचना समझना चाहिए। आपकी अपनी इतनी जो है ना नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में, आपको खुद से सर्च करना चाहिए। आजकल तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आप जो है खुद से हर चीज को सर्च करते हैं, आप किसी की बातों में नहीं आते। आप ये नहीं कहते कि वो ये कह रहा है तो हम उसके पीछे लकीर के फकीर बन जाएं। तो हम ये है कि हमें खुद सर्च करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आजकल क्या चीज है। जिस तरह स्टार्टिंग में एक बात आई थी मेरे जहन में, कि जब स्पीकर्स आए थे, तो उस वक्त भी हमारे मौलवियों ने इन स्पीकर्स को हराम करार दिया गया। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके लिए हमेशा से ही एक फेयर और एक खौफ पैदा होता है कि ये तो हमारे लिए हराम है, ये तो पहले थी नहीं अब आ गई, ये तो पहले था नहीं अब हो गया। तो लेकिन फिर उन स्पीकर्स का जब गुड यूज किया तो वो बेस्ट हो गए, वो मस्जिदों में भी लग गए और ये सब कुछ हो गया। फिर टीवी आया, नेट आया, इन चीजों पे भी ये सब कुछ चला। तो वो यही चीज है कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आप जो है चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी जो है ना आपके ऊपर है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किए। सो नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये हो गया कि आपके ख्याल में एआई इंसान की जगह लेगी या सिर्फ उसमें मदद, लाइक हमारी मदद सिर्फ करेगी? जी, ये एक ऐसा हेल्पर ही होगा।
रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस कैसे हो सकता है? ये इमोशनलेस चीज है एक तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक जो है ना आपको रिप्लेस कर देगा एक व्यक्ति को। हाँ, ये है कि ये बंदे को बिजी रूटीन में, जैसे कोई अलोन है तो आप कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ नहीं है तो आपको स्केड्यूल में बिजी कर देगा, आपको मसरूफ कर देगा कि आप अब खुद को तन्हा फील नहीं करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एज ए ह्यूमन आपके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, या फिर वो एज अ इमोशन आपकी या फीलिंग्स को उसी तरह अपने भी जाहिर करेगा और आपकी भी जो है ना फील करेगा। तो ऐसा नहीं है। अम, तो ये है कि जरूर हेल्पर एज अ हेल्पर होगा। थैंक यू सो मच। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक जो आपने एआई में जो कुछ भी सीखा उसमें कोई आपको मुश्किलात वगैरह आई हो, या सबसे फेवरेट चीज़ आपकी इन टास्क में कौन सी ऐसी कोई चीज़ हो? नहीं, मुश्किलात तो आपको पता है, कोई भी नई चीज यूज करते हुए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मसले होते हैं। और तो हमें भी थोड़ा बहुत मसले हुए थे, लेकिन हमारे फैसिलिटेटर्स ने जिस तरह के हमारे काफी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया और फिर हमें उन चीजों से यूजफुल किया। तो ये है कि प्रॉब्लम्स तो स्टार्टिंग तो प्रॉब्लम से ही होती है, फिर उसके बाद आगे आपके लिए आसानी आ जाती है। तो जिस तरह भी था हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको जो है ना सीखा और आगे कंटिन्यू की। बाकी रहेगी एआई कौन सा बेहतरीन टूल है कोडिंग में। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बाद में बहुत अच्छा लगा और उसमें भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया। इसके अलावा एडिटिंग सॉन्ग क्रिएशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। वो हमें ऐसा लगता है जैसे इसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और इस टास्क के बाद आई थॉट कि नेक्स्ट टास्क जो है ना हमारा रह ही जाता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब कल करेंगे, अब बहुत थक गए हैं। जबकि उस टाइम पीरियड में हम अपने ऑलमोस्ट 2 या 3 आराम से कोई भी 2-3 टास्क कर सकते हैं, जैसे कि टेडिक्स बना सकते हैं। टेडिक्स बहुत जल्दी बन जाती है और टेडिक्स बनाना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। टेडिक्स रिव्यूज देना, टेडिक्स के बारे में समझना, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी गैप्स बढ़ते हैं, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होती है और आपकी लैंग्वेज में भी बहुत एनहांस आता है। टेडिक्स मुझे बनाना अच्छा लगता मुझे भी टेडेक्स टॉक बनाना बहुत इजी लगता है, लेकिन इजी टास्क है, इसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा हमें है। करना पड़ता है कुछ। इधर भी लोग इधर। ओके, ऑलराइट। सो मैं अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको एक एआई का कोई प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिले तो वो आप किस टॉपिक पे करना चाहेंगे? एआई को क्या करने का मौका मुझे। एआई के प्रोजेक्ट, लाइक एआई प्रोजेक्ट बनाना हो और आप खुद से एक टॉपिक आपको कहा जाए कि आप अपने पसंद का कोई टॉपिक चूज करें, तो वो ऐसा कौन सा टॉपिक होगा जो आप चूज करेंगे? आई थिंक ये टेडिक्स रिव्यूज का टॉपिक होगा कि भाई आपको टेडिक्स किस तरीके से बनानी चाहिए और टेडिक्स के रिव्यूज का टाइम क्या होना चाहिए, टेडिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए और स्पीकर्स की जो भी क्यूरीज है उसको किस तरीके से आपको जो है ना सॉर्ट आउट करके और उसकी चीजों को किस तरह से समराइज करना चाहिए आपको। ये चीजें जो है ना बहुत अच्छी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे टेडिक्स बनाना बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था हम कैसे कैमरे के सामने बैठ के किसी की भी चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हमने वो वीडियोस देखी तो हमें पता चला कि वो खुद भी बैठ के दूसरों की लाइफ ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या तो अपनी लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर वो किसी की लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हमने उसी चीज को जो है ना, ये है कि सिंपल वर्ड्स में और एक स्टोरी टाइप में बता के जो है ना हमने रिव्यू देना है। तो आई थिंक ये जिस तरीके से टेडेक्स के या स्पीकर्स का होता है, इस प्रोजेक्ट बनाना मुझे अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये हो गया कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखना चाहती हैं? आने वाले सालों में। अभी तो मैं लर्निंग प्रोसेस से गुजर रही हूँ कि देखें अब जब बंदा इस चीज में या इस फील्ड में आता है तो यकीनन अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करता है और अपनी फैसिलिटेटर को फॉलो करता है, अपने जो बड़े होते हैं जो हमारे से और वो इस फील्ड में हैं हम उनको फॉलो करते हैं। तो अभी देखें लेवल 1 इंशाल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बहुत जल्द लेवल 2 के लिए अप्लाई करूंगी। फिर उसके बाद जहाँ रास्ता ले जाए। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकती हैं जो हम कैनवा पोस्ट बनाते हैं
उसको हम लाइक कैसे करते हैं, थोड़ी बता सकती हैं कि हम उस पर कैसे डिज़ाइन करते हैं मतलब? इसे डिजाइन करते हैं कैनवा पे, तो आप बहुत तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आप अगर आपने टेम्पलेट्स यूज कर लिया है, या तो फिर आप वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे पहले अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप एलिमेंट्स में जाके और वीडियोस निकाल के जो है ना, उसमें वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको पहले वॉइस जनरेट करनी होगी। अगर आपने वॉइस जनरेट करनी है तो आप लाविन लैब्स यूज कर लें, और अगर आपने सॉन्ग जनरेट करना है तो आप सुनो एआई यूज कर लें। ये दो प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से जो है ना, एक तो लाविन लैब्स आपको स्टोरी टेलर बहुत अच्छा है, और सुनो एआई आपको एज सॉन्ग क्रिएशन बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये दोनों चीजें से जब यहाँ से क्रिएट हो जाए तो आप कैनवा को यूज कर लें। कैनवा से आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं एलिमेंट्स में जाके, मुख्तलिफ टाइप की अपने सीन के हवाले से। और अगर आपने कैनवा से पोस्ट बनानी है तो आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। समटाइम्स आप अपने टेम्पलेट्स भी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर आपके पास जो है ना ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं टेक्स्ट के, कि आप उसके ऊपर कौन सा टेक्स्ट अपना जो है ना कर लिखना चाहते हैं, और लोगो लगाना चाहते हैं, नेम प्लेट अपनी कोई लगाना चाहते हैं, कोई अपने प्लेटफॉर्म का लोगो लगाना चाहते हैं। और इसके अलावा वो बीजी रिमूवर भी यूज करना आपको बताता है कि किस तरीके से आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये है कि कैनवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप इसको बहुत डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इमेज जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपकी क्रिएटिविटी पर है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैनवा से हम क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स मिले अपनी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या कहेंगी? अपनी पर्सनालिटी में क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह मुझे एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन चले उस फील्ड में ना सही, लेकिन शादी के बाद उसकी कंटिन्यूटी नहीं हुई। तो अब मैं मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स को जो है ना सर्च करती हूँ और उसको पढ़ती हूँ। गुड लर्नर हूँ और बहुत गुड टीचर भी हूँ, क्योंकि अभी तक मैं अपनी बेटियों को खुद पढ़ाती हूँ। तो वो जो है, और मेरी वोकैब्स आई थॉट एज अ एजुकेशन थोड़ी सी ज्यादा है, जिस तरह हम लोग अपने उसमें दिखते हैं। तो जो है मैं इसीलिए मैं अपने बच्चों को शायद पढ़ाती हूँ, इस वजह से है। आप मेरी पर्सनालिटी को इसलिए इस तरीके से ले सकते हैं, गुड लर्नर हूँ मैं, गुड लिसनर हूँ, और गुड टीचर भी हूँ। ये मेरी जो है ना समझें थोड़ी सी एबिलिटी है। थैंक यू सो मच। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि लोग आपको 3 वर्ड्स में किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, लाइक अगर कोई पर्सन आपको डिस्क्राइब करे तो आप, आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि कोई बंदा आपको किस 3 वर्ड्स में से डिस्क्राइब करे? किस तरीके से 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करेगा। मैं बहुत आप कह सकते हैं काइंड हार्टेड हूँ, और शायद बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाती हूँ। तो लोग मुझे ये कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे आगे रोया नहीं और तुमने किसी को दिया नहीं, ये वो वाली कहानी है कि हर गरीब तुम्हारा दरवाजा क्यों बजाता है। तो मैं कहती हूँ कि शायद इसीलिए कि शायद मैं सब कुछ सुन लेती हूँ, और पेशेंस भी बहुत है मुझमें, बर्दाश्त भी बहुत है मुझमें, और करती हूँ मैं। तो ज्यादातर ये है कि आप मुझे कह सकते हैं कि एज अ पेशेंस, काइंड हार्टेड एंड अलर्ट। एवरी टाइम मैं हर किसी भी चीज के लिए मतलब पीछे नहीं हटती। मैं ये नहीं कहती कि मुझे सब आता है, लेकिन ये जरूर होता है कि जो मुझे नहीं आता मुझे उस चीज की जस्तजू ज्यादा हो जाती है कि ये चीज तो मैंने कभी देखी नहीं या सुनी नहीं या पढ़ी नहीं। एटलीस्ट आपको इतना जरूर होना चाहिए कि आप किसी चीज को प्रॉपरली पूरा नहीं सीख सकते, लेकिन आपको उसके लिए अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम एआई के बारे में, स्टार्टिंग में भी मैं कहूंगी कि मैं एआई के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, बट मैं जिस तरह डिफरेंट टाइप की वीडियोस देखती थी तो बंदा कहता है कि आप अवेयर थे, बिल्कुल नील नहीं थे, अवेयर। तो अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको हर चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। राइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आज की जनरेशन को सबसे ज़्यादा किस स्किल की ज़रूरत है, लाइक कुकिंग की, एआई की, या किसी और चीज़ की? कॉन्फिडेंस इन अ गुड वे।
आजकल जो जनरेशन है वो कॉन्फिडेंस को बैड वे में यूज करती है। वो समझती है कि शायद किसी के साथ आर्ग्यू करना और हर बात पे जो है नो कहना शायद ये आपका कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है। तो आपको गुड लर्निंग की भी जरूरत है और अपने आप को जो है ना मोर इफेक्टिव बनाने की भी बहुत जरूरत है। एटलीस्ट डिपेंडेंसी दूसरों पे कम करने की जरूरत है। जिस तरह के हालात हैं तो आपको इस टाइम पीरियड में जो है ना अपने ऊपर डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं चाहिए, आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये है। और दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस का मतलब इलिटरेसी होना चाहिए। आपको लिटरली आपने अपने आप को लिटरेट करना है और जो है इन अ गुड वे हर चीज को डिनाई कर सकते हैं। बट नॉट आप ये बात को, इस बात को भी इशू बना लें कि नहीं हम पुराने जमाने जैसे नहीं है, हम हर बात पे हाँ नहीं कर सकते। बड़ों की बात का पहले होता था कि हर चीज को फॉलो करते थे, हम तो इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। हर चीज को मना करने का भी एक तरीका होता है। तो मतलब उसको करें बट आप किसी को हर्ट भी ना करें। ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होती तो आपका पहला डिसीजन क्या होता? पहला डिसीजन क्या होता? पहला क्या डिसीजन क्या होगा? डिसीजन लेती आप? यही था कि भाई एजुकेशन सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जैसी होती है। जिस तरीके से आजकल हमारे लिए हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, एजुकेशन की बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं जिसको आपने जो है कर दिया है कि ये लोग नहीं ले सकते, एजुकेट नहीं कर सकते अपने आप को। तो जो है क्योंकि ये लोग गरीब हैं इसलिए ये लोग जो स्कूल पढ़ रहे हैं उस स्कूल की फैसिलिटेशंस नहीं है और वहाँ की वो एजुकेशन नहीं है, और तो ये राइट नहीं है मेरे ख्याल से कि एजुकेशन के लिए सबसे पहले आपको लेवलाइज एक करना है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो आपको जो है ना एक ही लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो पहला डिसीजन यही होता है कि सबको इक्वली इक्वल राइट्स के साथ जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे हो गया कि एक अच्छा टीचर और एक ग्रेट टीचर में क्या फ़र्क है? अच्छा टीचर और ग्रेट। ओके, अच्छा टीचर भी अच्छा होता है बट ग्रेड जो है वो अच्छे से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। वो किस तरह अच्छा होता है? शायद वो अपनी मच मोर एफर्ट्स देता है इसलिए वो ग्रेड होता है। या फिर समटाइम्स आपको पता है कि हम कहते हैं कि हम तो एक फील्ड से मुंसलिक हैं, अब इस फील्ड के हिसाब से हमें बस यही पढ़ाना था और हमने ये पढ़ा दिया या हमने ये अपना काम कर दिया। अब आगे बच्चे ने सीखा नहीं सीखा ये चीजें जो है ना आपको मैटर नहीं करती, लेकिन आपने अपना वर्क अच्छे से किया तो यू आर अ गुड टीचर। बट एक ग्रेट टीचर बोलता है कि वो इसके बाद के जो सर्कमस्टांसेस है ना उसको भी देखता है कि मेरे बच्चों ने कितना पिक किया, मेरे बच्चों मेरे मेरे में कौन सी कमी थी कि आधों ने पिक किया आधों ने नहीं किया, और कुछ को मेरा काम समझ आया कुछ को नहीं समझ आया, या मुझ में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, या फिर मुझे अपनी थोड़ी सी हार्डशिप और देनी है ताकि ये दो बच्चे नहीं सीख पाए वो भी सीख लें। तो शायद जो अपने टाइम से और अपनी लिमिटेशन से ज्यादा पढ़ के अपना जो है ना इनपुट देता है वो ग्रेट टीचर। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपके नज़दीक लर्निंग कब कंप्लीट होती है? लाइक लर्निंग प्रोसेस, अगर कोई स्टूडेंट कुछ सीख रहा है तो वो कब तक लाइक सीख लेगा? लाइक उसको, मैंने सवाल गलत किया शायद। मतलब आप किसी स्टूडेंट के हवाले से पूछ रहे हैं कि भाई जी जी। लर्निंग प्रोसेस, या फिर किसी इंसान के हवाले से पूछ रही हैं कि भाई हम लोगों का लर्निंग प्रोसेस कब खत्म होता है? नहीं, एक स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस का पता मतलब लर्निंग प्रोसेस अब वो क्या सीख रहा है ये तो उस पर डिपेंडेंसी है कि आया वो अपने करियर लाइन के लिए कुछ सीख रहा है तो भी उसकी लर्निंग प्रोसेस तो खत्म नहीं होगा। वो लोग उसको उसके करियर के हिसाब से गाइडलाइन दे देंगे और उसको प्रिपेयर कर देंगे। अब जब वो फील्ड में भी उतरता है तो वो एज अ फील्ड में भी वो लर्नर ही होता है, क्योंकि अभी उसको टाइम देना है कि जो उसने सीखा है वो उसको अप्लाई करेगा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें आजकल
सालों के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, आप समझे घंटों के हिसाब से चेंज हो रही है। जो चीज आज हमने सीखी है उसकी कल को उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस तो खत्म नहीं होता। हाँ ये है कि लर्निंग प्रोसेस से अवेयर आप रह सकते हैं कि एक प्रोसेस आपने एंड कर लिया, अब बाकी आगे की लर्निंग आपकी सेल्फ लर्निंग पे आ जाती है। वो लर्निंग नहीं होती कि जो आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़े। जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो वो फिर आपकी सेल्फ लर्निंग पर आ जाता है कि आप काम भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उससे कंटिन्यूटी दे रहे हैं कि ये कैसे वर्क अपग्रेड हो रहा है, आजकल के दौर में इसकी क्या हैसियत रहेगी ये, या फिर इसकी कोई अपग्रेडेशन लेवल आ गया मुझे वो देखना है। तो ये तो कंटिन्यूटी पर ही है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई स्टॉप होता है। थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ना उसको बिजी रखना है। मेरा ख्याल है कि मैं जब बिजी रहती हूँ ना तो मैं ठीक रहती हूँ, और अगर मैं बिजी नहीं रहती ना तो फिर मुझे बहुत कुछ होता रहता है। सबसे पहले तो मुझे हेडेक ही हो जाता है। तो ये होता है कि मैं सबको भी यही समझती हूँ कि जब आप बिजी रहते हैं तो शायद आप फिट भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, और आपका माइंड सच ऐसा वीक नहीं होता, ना वीक होता है, और ना आप दूसरों के लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं और ना कोई और आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करता है। उसे भी पता होता है कि ये इतनी बिजी है कि इसने इसके बाद ये काम करने हैं और बस इसका पास तो टाइम ही नहीं है। और तो मेरा ख्याल है ड्रीम प्रोजेक्ट यही होना चाहिए आपका कि आप खुद को बिजी रखें। ओके, ऑलराइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि एआई सीखने वाले बिगनर्स को का आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस एआई के लिए, स्टार्टिंग के लिए मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप बेसिक लाजमी जो है ना सीखें, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि बेसिक में तो कुछ सिखाते नहीं है और ये तो हमें आता है। क्योंकि मैं अगर कहूँ कि इस फील्ड में आने से पहले अगर मुझे कैनवा का नहीं पता था, या फिर मैं कहूँ कि मुझे चैट जीपीटी का नहीं पता था, तो मैं ये कहूँ कि यार ये क्या, ये लोग तो यही सिखा रहे हैं, मैं नेक्स्ट लेवल ज्वाइन कर लेती। लेकिन जब आप लेवल को बेसिकली देखते हैं, बेसिक वे में सीखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि जो आपको पता था वो तो सिफर था। असल में इन लोगों ने जो बेसिक सिखाया है ये हमें बाकी नहीं। तो जो है ये है कि बहुत अच्छा रहा कि आपको जो है ना बेसिक लाजमी सीखना है, हर चीज की जो बेस है ना वो आपने लाजमी कंडक्ट करनी है और उसको लेके साथ चलना है। थैंक यू सो मच। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहिए, कोई एडवाइस? जी जरूर। मैं तो न्यू स्टूडेंट्स को, क्या बच्चों को का मैं यही कहती हूँ कि जब तक आप किसी भी चीज के लिए अपनी हार्डशिप्स नहीं देते ना, तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल भी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। आपने अपनी हार्डशिप्स लाजमी पुट करनी है। और वो ये हार्डशिप्स होती हैं जो आपको आगे के लिए तैयार करती हैं, और आपने ये नहीं देखना है कि इस हार्डशिप के बाद तो मेरा रिजल्ट वो तो नहीं आया जो मेरा आना चाहिए था। तो इस हार्डशिप के बाद आपको पता चलता है कि जो हार्डशिप आपने की है वो किस कदर कम थी। तो नेक्स्ट लेवल पे आपकी हार्डशिप इससे डबल हो जानी चाहिए। तो मेहनत जो है ना आपने कभी भी नहीं छोड़नी है। हमेशा आपको, आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं कहती हूँ कि जो मेहनत करता है ना, तो आप और इंसानों से ना तवक्को लगाएं, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, तो वो कभी भी मेहनत का फल आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ना दे। तो जितना फल आपकी झोली में आके गिरता है ना, तो आपको इसी से अंदाजा लगाना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि यार मेरी जो स्ट्रगल है ना उसमें कोई कमी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर ही हूँ। अब मुझे इससे डबल मेहनत करनी है और मैंने आगे जाना है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी और इस एडवाइस से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ओके, थैंक यू मिस सबा कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और अपने बारे में जानने का मौका दिया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू सेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू सेशन में और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।